प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे जो चैप्टर 9 है जिसका नाम है उपसंयोजक रसायन। उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या जिसको हम कहते हैं CFT। इसकी सीमाओं को देखना है, 2 सीमाओं को लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न होगा। तो CFT की सीमा या इसको कमियां कहते हैं या इसको लिमिटेशंस भी कहते हैं। ये कमियां कौन कौन सी उसको अपने को देखना है, लेकिन इन कमियों को समझने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि CFT आखिर है क्या, क्रिस्टल फिल्टर थ्योरी क्या है, उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या जिसको CFT कहते हैं ये है क्या। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि CFT जो है सबसे पहले इसका प्रतिपादन किसने किया। तो इस सिद्धांत का जो सबसे पहले प्रतिपादन किया, सबसे पहले दिया, वो बेथे ने दिया था 1929 में और वान ब्लैक ने 1932 में आयनिक क्रिस्टलों के अध्ययन के लिए दिया। मतलब ये आयनिक क्रिस्टलों के अध्ययन के लिए इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया और आयनिक क्रिस्टलों के लिए देने के कारण इसका नाम पड़ा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। उसके बाद क्या हुआ, एक नया वैज्ञानिक आया जिसका नाम है ऑर्गेल। उन्होंने 1952 में इस सिद्धांत का उपयोग संकुलों में धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए दिया। धातु लिगेंड बंध मतलब अगर हम इसको समझें तो मेटल को अगर हम M से दर्शाएं और मेटल मतलब धातु को अगर हम M से दर्शाएं, लिगेंड को अगर हम L से दर्शाएं, तो ये जो धातु लिगेंड बंध है, धातु लिगेंड जो बंध है, इस धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को समझाने के लिए इस सिद्धांत को दिया गया। ऑर्गेल ने इसको इसके बारे में बताया कि धातु लिगेंड बंध जो है उसकी प्रकृति किस तरह की होनी चाहिए। ठीक, और वो भी काय में, तो ये ध्यान रखना, संकुलों में, संकुलों में। हाँ, ये अच्छे से ध्यान रखना। तो संकुलों में धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को समझाने के लिए ऑर्गेल ने 1952 में इस सिद्धांत को दिया। अब ये जो CFT है इसके कुछ बिंदु है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो संकुल होता है, संकुलों में अगर हम संकुलों की बात करें तो किसी संकुल को हम ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं K4Ap ले लीजिए, इस तरह से एक संकुल यौगिक है K4Ap। तो ये जो संकुल है, अगर इसको दर्शाना अपने को तो इस तरह से दर्शा सकते हैं, जैसे हमने लिखा K4 और उसके बाद में यहाँ पे सेंटर में F रहेगा और ये जो CN है इस तरह से इससे जुड़े रहेंगे, इस तरह से, इस तरह से जुड़े रहते हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये तो ये अगर ये इस तरह से हम इसको संकुल कहें तो संकुल में केंद्रीय धातु आयन जो है, केंद्रीय धातु आयन बोला तो यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन कौन है, Fe है। केंद्रीय धातु आयन गोलाकार सममित होते हैं, मतलब ये सममित होते हैं, तथा इसके डी कक्षक, इसके डी कक्षक मतलब जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसका डी कक्षक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तथा इसके डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं। मतलब जो डी कक्षक होते हैं, एक्चुअल में जो डी उपकोष होता है, डी उपकोष, उस डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। अब वो 5 डी कक्षक कौन कौन से उसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं DXY, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं DYZ, तीसरा जो होता है इसको कहते हैं DXZ, चौथा होता है उसको कहते हैं DX² - Y², और पांचवा होता है उसको कहते हैं DZ²। तो ये जो डी उपकोष के 5 डी कक्षक है, इनकी ऊर्जा जो होती है वो समान होती है। और ये जो बात है, ये अगर कोई संकुल है, उस संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन होगा उसके जो डी कक्षक होंगे वो सारे डी कक्षक जो है वो समान ऊर्जा वाले होते हैं। केंद्रीय धातु आयन अपनी सममित व्यवस्था में लिगेंडों से घिरा रहता है, और ये जो केंद्रीय धातु आयन होता है ये सममित व्यवस्था में किससे घिरा है, ये लिगेंडों से। इसको केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं, और ये जो चारों ओर दिखाई दे रही है लिगेंड है। तो अगर हम कहें कि CFT के पहले पॉइंट में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कि केंद्रीय धातु आयन जो होते हैं ये सममित गोलाकार होते हैं, तथा इसके जो डी कक्षक होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के या आयन के, ये समान ऊर्जा वाले होते हैं। और साथ में जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो किससे घिरा रहता है, लिगेंडों से घिरा रहता है। और कैसे घिरा रहता है, तो सममित रूप में घिरा रहता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका। अब उसके बाद में दूसरी बात क्या कही गई है, दूसरी बात ये कही है कि CFT जो है, इस CFT के अनुसार लिगेंडों को बिंदु आवेश माना गया है। लिगेंडों को क्या माना गया है, बिंदु आवेश माना गया है। मतलब ये जो लिगेंड है, जैसे CN है यहाँ पर लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो इसको बिंदु आवेश माना गया है। ठीक है, ये दूसरी बात CFT में कही गई, लिगेंडों को बिंदु आवेश माना गया है। उसके बाद में
तीसरी बात इसमें ये कही गई है, इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड बिंदु आवेशों के रूप में केंद्रीय धातु आयन के समीप आते हैं। अब क्या होता है कि जो लिगेंड है, ये लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में जो लिगेंड है इस पर ऋणावेश भी होता है, वैसे लिगेंड पे देखा जाए तो धनावेश भी होता है, या लिगेंड जो होते हैं उदासीन भी होते हैं। तो ये जो लिगेंड है, लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में केंद्रीय धातु आयन के समीप आते हैं। केंद्रीय धातु आयन मतलब ये जैसे एवी की हम बात करें, कौन आते हैं? लिगेंड। तो जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के बिंदु आवेश के रूप में लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के समीप आते हैं, तब धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन, अब धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि जो धातु है उसका ये डी उपकोष है और ये उसके डी कक्षक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन, तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। अब प्रतिकर्षण इसलिए भी होगा क्योंकि धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उस पर इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो जिससे क्या होगा कि धातु आयन की जो डी इलेक्ट्रॉन है तथा लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है, डी नहीं इलेक्ट्रॉन है, उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। धातु आयन के जो डी कक्षक इन लिगेंडों के सीधे पथ में आते हैं। अब ये जो लिगेंड है, अगर मान लीजिए लिगेंड इस तरह से मैं इसको यहाँ दर्शा दूँ, तो धातु आयन के जो डी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब धातु आयन के बाद जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन मतलब डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ कर रहे हैं, तो ये जो धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये डी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? डी कक्षक में। तो हम ये कह सकते हैं कि धातु आयन के जो डी कक्षक होंगे वो लिगेंडों के पथ में, अगर हम कहें कि रास्ते में आते हैं, किनके रास्ते में आते हैं? लिगेंड के रास्ते में आते हैं, लिगेंड के पथ में आते हैं कौन? धातु आयन के डी कक्षक। तो उन पर उच्च प्रतिकर्षी प्रभाव पड़ता है, जो सीधे पथ पर आते हैं लिगेंड के, उन पर उच्च प्रतिकर्षी प्रभाव पड़ता है, मतलब उनका ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, जिससे डी कक्षकों का एक से अधिक समूह में विपाटन होता है। तो कुल मिला के बात यहाँ समझने वाली ये है कि जो धातु आयन के डी कक्षक होते हैं वो जब लिगेंड के पथ में आते हैं, तो लिगेंड के पथ में आने के कारण क्या होता है कि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और धातु आयन के डी कक्षक के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके कारण क्या होता है कि इनमें प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण प्रभाव होता है, और प्रतिकर्षण प्रभाव होने के कारण ये जो डी कक्षक है ना, इस डी कक्षक का विपाटन हो जाता है। तो डी कक्षक का जब विपाटन होता है तो इसका विपाटन होता है T2G और EG में विपाटन होता है ना, स्प्लिटिंग होती बढ़ जाता है। तो डी कक्षक दो भागों में बढ़ जाता है, तो T2G में बढ़ जाता है, दूसरा EG में बढ़ जाता है। तो इस तरह से दो भागों में बटेगा। इसमें से जो T2G है उसमें 3 डी कक्षक होंगे और जो EG होगा उसमें 2 डी कक्षक होंगे। जो 3 डी कक्षक होंगे उनके नाम होंगे DXY, DYZ, DXZ, और जो 2 EG के होंगे उनके नाम होंगे DX² - Y² और DZ²। तो कहने का मतलब ये है कि जो डी कक्षक है या डी उपकोष था वो 2 भागों में बढ़ गया। अब ये क्यों बटा है? तो ये लिगेंड के पथ में आने के कारण। कौन आया लिगेंड के पथ में? डी कक्षक, जिससे डी कक्षक का एक से अधिक समूह में विपाटन होता है। इस क्रिया में धातु आयन के नाभिक धनावेशित, अब नाभिक बोला तो नाभिक में धनावेश होता है, तो धातु आयन के नाभिक जो कि धनावेशित होंगे तथा लिगेंड के ऋणावेशित भाग के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस बात को आप समझना कि ये जो क्रिया हुई है उस क्रिया में कौन सी क्रिया हुई है कि जो लिगेंड है उस लिगेंड के पथ में कौन आया? धातु परमाणु का डी कक्षक या धातु आयन का डी कक्षक आया। तो ये जो क्रिया हुई, इस क्रिया में धातु आयन के नाभिक जो कि धनावेशित है, धातु आयन के नाभिक धनावेशित है तथा लिगेंड के ऋणावेशित भाग के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो किन किन दो चीज़ों के बीच में? एक तो धातु आयन के नाभिक और लिगेंड के ऋणावेशित भाग, उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। अतः केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बंध स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण, स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण होता है। तो कुल मिला के ये देखा जाए ओवरऑल अगर बात निकल कर आती है तो यहाँ से ये बात निकल कर आती है कि डी कक्षक का विपाटन 2 भागों में होता है, T2G और EG में। और दूसरी बात
केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य जो बंध होता है वो किस कारण से बनता है? केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड का मतलब क्या है? अगर हम कहें तो यहाँ केंद्रीय धातु आयन Fe है और ये लिगेंड है। तो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच में जो बंध होता है वो स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण होता है। ये बात ध्यान रखना, स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण होता है। ठीक है, आगे हम ये देखेंगे कि कैसे ये लिगेंड जो है केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान देता है और दान देकर कौन सा बंध बनाता है? उपसहसंयोजक बंध। हाल फिलहाल उपसहसंयोजक बंध की बात हमने नहीं की है, पर ये बनाता है, आपको पता भी है। अब इस कारण धातु आयन तथा चारों ओर स्थित लिगेंडों के मध्य शुद्ध आयनिक बंध होते हैं। आयनिक बंध होने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि इसका जो केंद्रीय धातु आयन का जो धनावेश है, धनावेशित नाभिक है, और लिगेंड के ऋणावेशित भाग के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। और स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होने के कारण उनके बीच में जो बंध होता है वह स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण होता है, और जो आयनिक यौगिक होता है उसमें स्थिर विद्युत आकर्षण पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि धातु आयन तथा उसके चारों ओर जो लिगेंड रहते हैं उनके मध्य बंध कैसे होते हैं? शुद्ध आयनिक होते हैं। उसके बाद अगली बात है इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षकों, कौन से कक्षक है? डी कक्षक, तथा लिगेंड कक्षकों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती। इसका मतलब ये है कि धातु आयन के जो डी कक्षक या कक्षक होंगे और लिगेंड के कक्षक जो होंगे उनके मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती, मतलब एक दूसरे पर कोई क्रिया नहीं करते, वो अंतःक्रिया नहीं होती है। अगला है इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षक में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते। धातु आयन का जो डी कक्षक है उसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते। इसमें धातु आयन तथा लिगेंडों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होती, अर्थात इन कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है। तो CFT की अगली बात जो है कि जो धातु आयन का जो कक्षक है, जो डी कक्षक हम जिसको कहते हैं, और जो लिगेंड होता है, उन लिगेंडों और धातु आयन के जो कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके मध्य साझेदारी नहीं होती, मतलब अतिव्यापन नहीं होता है कुल मिला के देखा जाए। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना क्या कि धातु आयन जो होता है, धातु आयन और धातु आयन का जो कक्षक है और लिगेंड है उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होती। साझेदारी नहीं होती इसका मतलब है अतिव्यापन नहीं होता। अगली बात है धातु आयन के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती। अब मैंने आपको बताया धातु आयन के जो डी कक्षक है दो भागों में बढ़ते हैं, T2G और EG। तो ये कहा गया है कि धातु आयन के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती। लिगेंड के मार्ग में आने वाले कक्षकों की ऊर्जा में अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। तो सीधे शब्दों में अगर हम ये कहें कि लिगेंड के मार्ग में आने वाले जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी किनकी तुलना में? जो कक्षक लिगेंड के मार्ग में नहीं आते उसकी तुलना। अब देखिए CFT के जो मुख्य बिंदु आपने पढ़े उसके आधार पर अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो हमने जो बातें पढ़ी वो तो इसके मुख्य बिंदु हो गए। उसके अलावा अब इसकी सीमाएं क्या है? सीमाओं का मतलब कमियां क्या है? तो आपने पढ़ा CFT में कि CFT जो है इस सिद्धांत में CFT की अगर हम बात करें तो उसमें लिगेंड को बिंदु आवेश माना गया। लिगेंड को क्या माना गया था? बिंदु आवेश। हमने पढ़ा था पॉइंट में कि लिगेंड जो है उसको बिंदु आवेश माना गया है, जिसके अनुसार ऋणात्मक लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का विपाटन। हमने ये भी देखा था कि लिगेंड के मार्ग में डी कक्षक आते हैं और डी कक्षक आते हैं तो उनका विपाटन होता है। तो ऋणात्मक लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का विपाटन अधिक होना चाहिए, ऐसा CFT कहती है। CFT क्या कहती है कि ऋणात्मक लिगेंडों के पथ में अगर डी कक्षक आते हैं तो उनका विपाटन अधिक होना चाहिए, जबकि वे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। कौन? जो ऋणात्मक लिगेंड है, जैसे F- है, Cl- है, Br- है, इनकी अगर हम बात करें तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड भी होते हैं, जैसे Cn- है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है साइनाइड वाला। लेकिन क्या ऐसा हर बार सही होगा कि ऋणात्मक लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का विपाटन अधिक होगा? तो ऐसा नहीं होगा। कब? जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तब। इस तरह से पहली बात है इस सिद्धांत में लिगेंड को बिंदु आवेश माना गया है, जिसके अनुसार ऋणात्मक लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का विपाटन यानी स्प्लिटिंग अधिक होना चाहिए, जबकि वे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात है इस सिद्धांत के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु
जैसा मैंने आपको बताया था Fe, तथा लिगेंड के मध्य बंध के सहसंयोजक गुण की व्याख्या नहीं होती है। हमने आयनिक गुण की व्याख्या तो कर दी, लेकिन सहसंयोजक गुण की व्याख्या इसमें नहीं होती है। तो कुल मिला के इसकी कमी है। किसके किसके मध्य नहीं होती, ध्यान रखो बराबर, धातु परमाणु और लिगेंड, इनके मध्य बंध के सहसंयोजक गुण की व्याख्या नहीं होती। और एक बात हमने इसमें और ली है, यह सिद्धांत लिगेंड की आपेक्षिक शक्तियों का विवरण नहीं देता है। मतलब कौन सा लिगेंड प्रबल, कौन सा लिगेंड दुर्बल, उनकी शक्तियाँ क्या है, उसका विवरण ये नहीं देता है। तो इसकी 2 कमियां लिखना था, मैंने 3 कमियां लिखी। इसमें से आपको जो 2 कमियां अच्छी लगती हैं वो लिख लेना और उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है। तो इनकी जो डेफिनेशन है ना बहुत ही सरल है। कैसे, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या है, तो वे लिगेंड जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वे लिगेंड जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है उसे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, जैसे F-Cl Br- आदि। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होते हैं, तो उसके उल्टी परिभाषा बन जाएगी, वे लिगेंड जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE का मान अधिक होता है उसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, जैसे Cn- NH3 आदि। तो ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड की डेफिनेशन है। 2 नंबर लायक ये टॉपिक हमारा हो गया।